नमस्ते, मैं भारती आज आप सबको अपने जीवन के कुछ अनुभव और घटना कहानी के रूप में सुनाने जा रही हूँ। यूँ तो मैंने इस कहानी को अनकहे रिश्ते का नाम दिया है। आप सब कहानी को सुनकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। जोर से फ़ोन की घंटी बजी। दिव्या फ़ोन लेकर अपने पति की ओर बढ़ी। किसका फ़ोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। राघव के हाथ में मोबाइल थमाते हुए दिव्या बोली। राघव ने एकटक मोबाइल नंबर की ओर देखा और फ़ोन उठा लिया। जी, आप राघव बोल रहे हैं? सामने वाले ने पूछा। यस, राघव स्पीकिंग। मैं अमन बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर एजेंसी से। पालम में आपका कोई मकान है, मेट्रो स्टेशन के पास? जी हाँ, राघव बोला। हाउस नंबर L203, गली नंबर 4। हमें कहीं से पता लगा है कि ये घर आपके नाम पर है। हाँ, ये घर मेरा है, मगर मेरे पिताजी के नाम पर है, राघव बोला। सर, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? छोटा सा तो घर है, खंडहर जैसा। इसको बेचकर मुझे क्या ही मिलेगा? आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। असल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन इसे खरीदना चाहता है और वो इसके लिए मोटी रकम देने को भी तैयार है। मोटी रकम? राघव हंसते हुए बोला। मुझे नहीं चाहिए 1-2 लाख रुपए। जितना समय मुझे इसे बेचने के लिए आने जाने में लगेगा, इतने समय में तो मैं इसका दुगना कमा लूंगा। 2.5 करोड़, आगे से प्रॉपर्टी डीलर ने कहा। वो बिजनेसमैन इस घर के 2.5 करोड़ देने को तैयार है, अमन बोला। ये सुनते ही राघव के होश उड़ गए। वो इस सोच में पड़ गया कि एक अनजान गांव में छोटे से घर के जो अब खंडहर बन चुका है, 2.5 करोड़ कौन देगा? उसे ये मजाक लगा और उसने फोन काट दिया। अचानक से इतने सालों के बाद उस घर का जिक्र होने पर उस शहर से जुड़ी उसकी पुरानी यादें वापस आ गईं। उसके बाबा का मुस्कुराता चेहरा, स्कूल का गेट, वो घर जिसमें उसने इतने साल बिताए। ये बातें सोचता सोचता वो कुर्सी पर बैठा ही सो गया। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मोहन ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ स्कूल का गेट खोलते हुए बोला। मैं ठीक हूँ मोहन जी। क्या बात है, आज आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। मैडम, मैंने आज अपने बेटे राघव का एडमिशन इस स्कूल में करा दिया है। सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़कर वो बहुत ही कामयाब इंसान बनेगा। उसने सीना फुलाते हुए मुझे बोला। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। छुट्टी होते ही मुझे उससे मिलवा दीजिएगा। ये बोलकर मैं क्लास की ओर चल दी। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं मोहन जी से मिलने गेट पर चली गई। वहां मैंने पाया कि राघव पहले से ही अपने पिता से कुछ बात कर रहा था। जितनी देर में मैं उन दोनों के पास पहुंचती, राघव अपना बैग उठाकर चल दिया। अरे मोहन जी, राघव कहाँ चल दिया? मैंने तो उससे मिलना था। मोहन जी के चेहरे पर सन्नाटा देखकर
मुझे ये आभास हो गया कि राघव और उनके बीच कोई मनमुटाव हुआ है। जबरदस्ती की मुस्कुराहट होठों पर लाते हुए मोहन जी ने बोला, अरे मैडम, आज स्कूल में पहला दिन था ना उसका, शायद वो थोड़ा थक गया होगा। मैं उसकी मुलाकात आपसे कल ज़रूर करा दूंगा। मैंने छोटी सी मुस्कान दी और खामोश होकर स्कूल के बाहर निकल गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए, मगर मैं राघव से ना मिल पाई। हर बार मोहन बाबा किसी न किसी बहाने से ये बात टाल देते। एक दिन जब मैं लंच टाइम में ग्राउंड में घूम रही थी, मैंने देखा कि राघव और उसके कुछ दोस्त खड़े हुए थे। मैं उनके थोड़ा करीब गई तो उनकी बातें मुझे सुनाई दी। राघव के दोस्त उसे चपरासी का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे और राघव सिर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर निराशा थी। वो सोच रहा था कि बाकी बच्चों की तरह उसके पिता भी धनवान क्यों नहीं है। इस घटना के बाद मुझे समझ में आ गया कि मोहन के कहने पर भी राघव मुझसे मिलने को तैयार क्यों नहीं था। उस दिन जब छुट्टी हुई, मैं सब बच्चों के निकलने से पहले ही स्कूल के गेट पर आ गई और दूर से राघव के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में बच्चों की भीड़ में मुझे राघव दिखाई दिया। राघव जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसके पिता मोहन बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। राघव ने अपने पिता का हाथ जोर से झटका और आगे बढ़ा। मोहन बाबा वहीं खड़े रहे और राघव को जाते हुए देखने लगे। मैं मोहन बाबा के पास गई और बोली, जी बाबा, कहाँ है राघव? वो आज भी नहीं रुका। अचानक से मुझे अपने सामने खड़ा पाकर मोहन बाबा थोड़े सहम गए। मैडम, आप? असल में राघव को घर जाते आज मैंने भी नहीं देखा। शायद तेज भूख लगने के कारण जल्दी घर भाग गया होगा, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। पर शायद वो मुस्कान छोटी पड़ गई थी उनके मन के गम को छुपाने के लिए। मैंने भी उस वक्त चुप रहना ठीक समझा और बाबा से मुस्कुराते हुए विदा ली। अगले दिन मोहन बाबा मेरे पास आए। नमस्ते मैडम, कैसे हो? मैं ठीक बाबा, आप बताइए। मैं भगवान की कृपा से बिल्कुल अच्छा हूँ। मैडम, एक मदद चाहिए। मैं रोज स्कूल के बाहर एक बच्चे को बैठा हुआ देखता हूँ। कल मैंने जब उससे बात की तो मुझे ये पता लगा कि वह स्कूल में पढ़ना चाहता है, मगर अनाथ होने के कारण उसके पास फीस, कपड़े और किताबों के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने यही बात प्रिंसिपल मैम से भी की और वो बच्चे को दाखिला देने के लिए तैयार भी हो गई हैं, मगर स्कूल की यूनिफॉर्म और किताबों का प्रबंध नहीं हो पाया है। मैंने सोचा है कि मैं स्कूल के गेट के पास एक गत्ते का डिब्बा रख देता हूँ, जिसमें बच्चे अपनी पुरानी यूनिफॉर्म रख दें ताकि वे उन बच्चों के काम आ जाए जो यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते। बाबा ने एक बड़े से गत्ते के डिब्बे की ओर मुस्कुराते हुए इशारा करते हुए कहा। उनके चेहरे की मुस्कान, उनका विश्वास, उनकी सुकून भरी नज़र। आप स्कूल में ये बात नोटिस बोर्ड पे लगवा देंगी? मोहन बाबा ने पूछा। मैं उनको मना ना कर पाई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर बाबा ने मुझे एक बार बुलाया और मुझे एक बच्चे से मिलवाया। मैडम,
ये विपुल है, वही बच्चा जिसकी आपने मदद की थी। यह अब 9वीं कक्षा में पढ़ता है। विपुल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आत्मविश्वास था और व्यवहार में नम्रता। तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारा है? मैंने पूछा। उसने तुरंत बिना सोचे जवाब दिया, मोहन बाबा मेरे पिता हैं, और उनके पांव छू लिए। ये देखकर मेरे दिमाग में 100 सवाल खड़े हो गए। एक और राघव, जो अपने पिता की पहचान से शर्मिंदा था, और दूसरी ओर विपुल, जिसने अपनी पहचान ही मोहन बाबा को बना लिया था। बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना और अपने बाबा का नाम रोशन करना, और कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इतना सा बोलकर मैंने मोहन बाबा और विपुल से विदा ली। देखते ही देखते समय बीतता गया। दिन के हफ्ते, हफ्तों के महीने और महीनों के साल गुजर गए। राघव स्कॉलरशिप लेकर बॉम्बे के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने चला गया। विपुल भी कुछ सालों बाद स्कूल से पास आउट हो गया। फोन की घंटी बजी। मोबाइल की आवाज सुनकर राघव हड़बड़ाकर उठ गया। मोबाइल पर अननोन नंबर से दोबारा कॉल आ रहा था। राघव ने कॉल उठाया। राघव जी, मैं प्रॉपर्टी डीलर बात कर रहा हूँ। थोड़े टाइम पहले आपसे बात हुई थी। क्या आप उस घर को 2.5 करोड़ में बेचेंगे? अगर आपको ये डील भी नहीं पसंद तो मैं खरीदार से रकम बढ़ाने की बात करूंगा। राघव के मन में अभी भी आशंका थी कि ये प्रैंक कॉल है, तो उसने मजाक में ही बोल दिया, ठीक है अमन जी, मैं ये घर 5 करोड़ में बेचने को तैयार हूं। राघव ने हंसते हुए बोला और फोन काट दिया। 5 करोड़ कम नहीं होते, उसने अपने आप से कहा। वो एक कमरे के खंडर जैसे मकान के लिए 5 करोड़ कौन देगा? मगर एक और उसके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा था कि अगर ये सच हुआ तो वो कितना अमीर हो जाएगा। अब वो फोन बार बार चेक करने लगा कि शायद वो प्रॉपर्टी डीलर फिर कॉल कर दे। मगर इंतजार करते करते रात हो गई और कोई कॉल नहीं आया। उसने बीच में ये भी सोचा कि वो खुद कॉल करके उस प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ले और पुराने ऑफर को ही हाँ कर दे। मगर एक और जो उसकी आशंका थी कि ये प्रैंक कॉल है, वो उसे ऐसा करने से रोक रही थी, और वो इस असमंजस में पड़ गया और फिर सो गया। सुबह उसकी नींद अलार्म की जगह फोन की घंटी से खुली। उसने फोन उठाया और देखा कि ये कॉल वही नंबर से था। वह बहुत उत्तेजित हो गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कॉल उठाया और बोला, जी, कौन बात कर रहा है? सर, मैं प्रॉपर्टी डीलर, कल आपसे बात हुई थी ना? राघव अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वह अपनी उत्तेजना को छिपाते हुए कठोर आवाज में बोला, मैंने बोला था ना, उस मकान की कीमत 5 करोड़ है और उससे 1 पैसा भी कम नहीं। जी सर, मुझे याद है, और मैंने कल रात खरीदार से बात भी कर ली और वो 5 करोड़ देने को राजी है। ये सुनते ही
राघव के होश उड़ गए। अब उसके जहन में ये ख्याल की आशंका नहीं रही कि ये प्रैंक कॉल है। मगर सर, खरीदार चाहते हैं कि ये घर जल्द से जल्द उनके नाम पर हो जाए। उन्होंने 2.5 करोड़ भी हमें दे दिया है एडवांस। अगर आप आकर डील कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। राघव ने उसकी बात मान ली और अगले दिन के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर दी। उस रात राघव चैन से सो नहीं सका। वो पूरी रात ये सोचता रहा कि वो इतने पैसों का क्या करेगा। उसकी बचपन की कुछ अधूरी ख्वाहिशें थी, जैसे कि वो लाल रंग की बड़ी गाड़ी जो वो रोज स्कूल जाते वक्त अपने बाबा के साथ देखता था। उसे देखकर वो हमेशा ये सोचता था कि वो इतने गरीब घर में क्यों पैदा हुआ। मगर अब अपने बाबा का घर बेचकर अपने बचपन का सपना पूरा कर सकता है। ये सोचता सोचता वो सो गया। अगले दिन ट्रेन पकड़कर वो अपने गांव वाले घर पहुंचा। ट्रेन टाइम पर होने की वजह से वो वक्त से थोड़ा पहले ही पहुंच गया था। प्रॉपर्टी डीलर 5 बजे आने वाला था, तो राघव के पास अभी आधा घंटा था। राघव बिल्कुल तैयार होकर सूट बूट पहन कर आया था। आता भी क्यों ना, 5 करोड़ का जो मालिक बनने वाला था। पहले तो वो सोच रहा था कि वो घर के बाहर ही बाहर इसे बेचकर चला जाएगा, मगर इतना वक्त होने के कारण उसने सोचा कि वो एक बार अंदर से घर को देख ले। उसने घर के दरवाजे को खोला तो बरसों की जमी धूल उस पर आ गिरी। उसने खांसते हुए अपने कोट पर गिरी मिट्टी को झाड़ा और धूल से बचता हुआ घर के अंदर चला गया। घर बिल्कुल बिखरा पड़ा था। चारों ओर जाले और मिट्टी के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। घर के अंदर पहला कदम रखते ही उसे एक गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। वो हवा का झोंका जो उसे उसके बाबा की याद दिला गया। वही सुकून और वही एहसास जो उसे बाबा के गले लगने के बाद मिलता था। वो घर के थोड़ा और अंदर गया तो उसे अपने बाबा की एक तस्वीर मिली जो धूल से सनी हुई थी। उसने फूंक मारकर धूल हटाई। इतने सालों के बाद अपने बाबा का चेहरा देखने पर उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वही स्कूल के दिन जब उसके दोस्त उसे चपरासी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। वही गरीबी का एहसास जो उसे बेबस कर देता था। वही पुरानी यादें, मगर अचानक इस दफा उसकी आंखों के सामने उसके बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। वही सुकून भरी मुस्कान जो उसे आज तक न मिल पाए। वह आज अमीर था। घर में गाड़ी थी, रहने को बड़ा बंगला था, मगर आज सब कुछ होने के बावजूद उसके चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान न थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, नमस्कार राघव जी, देरी के लिए माफी चाहता हूं। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 30-31 वर्ष का एक ऊंचा लंबा व्यक्ति सूट पहने खड़ा था। उसके हाथ में
एक लेदर का बैग था। उसके बिना परिचय दिए ही राघव समझ गया कि ये वह प्रॉपर्टी डीलर है। अरे कोई बात नहीं अमन जी, वैसे भी मैं वक्त से पहले ही पहुंच गया था, राघव ने अमन से हाथ मिलाते हुए कहा। आपके साथ इस घर के खरीदार नहीं आए? राघव ने उलझन भरी आवाज में पूछा। उनकी आज कहीं और मीटिंग थी, आप तो जानते ही हैं बड़े बिजनेसमैन को, अमन ने मुस्कुराते हुए बोला। जब से राघव ने उस घर में कदम रखा था, उसके जहन में एक सवाल लगातार चल रहा था कि कौन है जो इस घर को इतनी महंगी कीमत पर खरीदना चाहता है। अमन जी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस घर का खरीदार कौन है? राघव ने पूछा। सर, असल में जो इस घर को खरीदना चाहते हैं, उन्होंने हमसे शर्त रखी थी कि उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं। राघव ने कुछ पल सोचा, फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करते हुए बोला, कोई बात नहीं। उस समय राघव के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो 5 करोड़ का मालिक बनने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर ने राघव को पैसों का बैग पकड़ाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए राघव जी, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। उन्होंने हमसे पहले भी काफी प्रॉपर्टी ली है, काफी अच्छे इंसान हैं वो। चूंकि राघव के हाथ में पैसे आ चुके थे, उसको अब अमन की बातों में कोई दिलचस्पी ना थी। राघव ने अमन से फिर से हाथ मिलाया और घर से बाहर निकल गया। वो बेहद खुश था क्योंकि जिन पैसों के वो सपने देख रहा था वो अब उसके हाथ में थे। उसे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी होती नजर आ रही थी। तभी उसकी नजर घर के सामने वाली दुकान में बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी। उसकी शक्ल उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने उस बुढ़िया के चेहरे को याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि ये तो वही काकी है जो बचपन में उसके घर के सामने दुकान लगाती थी। वही काकी जो बाकी सब बच्चों को 50 पैसे की 2 टॉफी देती, मगर राघव को 3 टॉफी। कभी कभी स्कूल जाने से पहले उसे रोककर उसके हाथ में एक लड्डू थमा देती। काकी उसे इतना प्यार करती थी मानो उसकी दूसरी माँ हो। मगर आज वही काकी जो कभी कभी उसे गोदी में उठा लिया करती थी, बिना छड़ी की मदद के एक पैर ना रख पा रही थी। उन्हें देखकर न जाने क्यों उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। काकी लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर आ रही थी। जैसे जैसे काकी के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। काकी उसके करीब आकर धीमी से टूटी फूटी आवाज में बोली, आप इस घर का सौदा करने आए हैं? राघव चुप रहा। उसके गले से आवाज ही ना निकल रही थी। जी, आप विपुल की ओर से आए हैं? चाची ने एक दफा फिर पूछा, मगर इस बार भी राघव खामोश रहा। शायद काकी उसे कोई और समझ रही थी। और विपुल, ये नाम उसे जाना पहचाना लग रहा था। राघव ने चाची को जवाब ना देना ही ठीक समझा। जवाब भी क्या देता कि वो राघव है, वही राघव जो उसकी गोद में खेला करता था, जिसे वह इतना प्यार करती थी।
जो इतने सालों से गायब है और उसने एक बार भी उनका हाल ना पूछा। आज अपने बाबा की आखिरी निशानी का सौदा करके आया है। न जाने क्यों अचानक से उन पैसों से भरे बैग का वजन बढ़ता जा रहा था। जो पैसों से भरा बैग उसका सारे सपने पूरे करने वाला था, अब वो उसे उठाने में भी भारी लग रहा था। शायद वो उसके जज्बातों का वजन था। बेटा, इस घर का मालिक मोहन मेरे भाई जैसा था। टूटी फूटी थकी सी आवाज में काकी ने कहा, कितने बरस हो गए उसे गुजरे हुए, मगर उसका बेटा कभी नहीं आया। वो तो मोहन के मरने पर भी नहीं आया था। विपुल ने ही मोहन की सेवा करी, आखिरी दम तक उन्हें अग्नि भी उसी ने दी। उसी ने हम सबका ख्याल रखा। मगर विपुल बता रहा था कि आज राघव इस घर को बेचने आएगा। बस एक बार राघव को ये बताना है कि उसने मोहन के साथ अच्छा नहीं किया। काकी ने नम आंखों से बोला, बेचारी काकी क्या जानती थी जिसे वो प्रॉपर्टी डीलर समझ रही है, वो कोई और नहीं राघव ही था। मगर अच्छा है ना, आज विपुल बेटा ये घर राघव से खरीद लेगा। उन्होंने बड़बड़ाते हुए बोला। राघव की आंखें भर चुकी थीं। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वह गलती जो शायद उसे मरते दम तक जीने ना दे। उसकी आंखों के सामने बस उसके बाबा का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। उसके हाथों से पैसों का बैग छूट गया और वो चाची के पैरों में गिर गया। शायद कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से बड़े होते हैं। जहां अपने मुंह फेर जाते हैं, वहां पराये हमारे साथ खड़े होते हैं। शायद विपुल का रिश्ता मोहन काका के साथ राघव के रिश्ते से बहुत बड़ा था। राघव का रिश्ता भले ही खून का था, पर विपुल का रिश्ता प्यार और जज्बात का था, जिसने बेटा होने का पूरा फर्ज निभाया।